नमस्कार, मैं भावना प्रकाश लेकर आई हूँ हिंदी है आसान। मैंने एक ही टॉपिक को 3 भागों में कवर किया है और ऊपरी बाएं कोने पर मेंशन कर दिया है और उसी टॉपिक पर आधारित बाकी दोनों वीडियोस के लिंक आई बटन पर दे दिए। तो आइए एक क्विक व्यू पहले इस बात का ले लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या-क्या सीखने को मिलने वाला है। अनुस्वार और अनुनासिक क्या है और ये स्वरों के अंतर्गत क्यों नहीं पढ़ाए जाते, कैसे पहचाने कि किस शब्द में हमें नासिक के ध्वनि को आधा करके लिखना है या अनुस्वार लगाना है, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन और उनके फर्क, वर्तनी शुद्धकरों के कुछ उदाहरण, आधे अक्षरों वाले शब्द लिखने का प्रामाणिक तरीका क्या है। अनुस्वार शिरोबिंदु और अनुनासिक चंद्र बिंदु, ना तो स्वर है ना व्यंजन। ये अलग से 3 ध्वनियां अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग है जो हिंदी के अंतर्गत हैं। क्यों? आपने स्वर की मात्राओं को व्यंजनों पर लगते देखा होगा, लेकिन क्या किसी एक स्वर की मात्रा भी दूसरे स्वर पर लगती है? नहीं, लेकिन अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजनों पर भी लगते हैं और स्वरों पर भी लगे हैं। ऐठना, दिशाओं, ओंकार, औंधा, मालाएं, सिवई, इंक और कुछ अनुनासिक की मात्राएं हैं, ये भी स्वरों के ऊपर लगी हैं। आंचल, आंधी, ऊंचाई, ऊंट। अनुस्वार वो ध्वनि है जो केवल नाक से उच्चारित होती है और अनुनासिक वो जो मुंह और नाक दोनों से उच्चारित होती है। सैद्धांतिक रूप से ये बात बिल्कुल सही है, आपने कई जगह पढ़ी होगी, लेकिन ये भी सच है कि व्यावहारिक रूप से आजकल जो भी उच्चारण हो रहे हैं उसमें अनुस्वार और अनुनासिक में कोई अंतर नहीं है। तो इसकी वर्तनी आपको याद ही करनी पड़ेगी। कुछ उदाहरण मैं दिए दे रही हूँ जो आप याद कर सकते हैं, जैसे किसी संख्या का क्रम बताने के लिए 5वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, उसमें चंद्रबिंदी लगती है, या फिर एक की मात्रा वाले बहुवचन में चेंज करने के लिए, जैसे चिड़िया का चिड़िया, रस्सी का रस्सियां। और उदाहरण देखिए, पंचम 8वां, श्रृंगार चिड़िया, संस्कृति मुह, अंकित सांस, गंगा दांत हंस। और अर्थ परिवर्तन हो जाने वाला एक उदाहरण हंस। ये हमारी वर्णमाला है और इसमें शुरू की 5 पंक्तियों में यानी कि स्पर्श व्यंजनों में जो अंतिम वर्ण है वो पंचमाक्षर या नासिक्य ध्वनि है, ये हम सब जानते हैं। संस्कृत में जब कोई नासिक्य ध्वनि आधी उच्चारित की जाती थी और उसके बाद स्पर्श व्यंजनों का कोई व्यंजन आता था, तो जो व्यंजन नासिक्य ध्वनि के बाद आ रहा होता था उसी पंक्ति की नासिक्य ध्वनि आधी होकर के अंग के लिए लगा करती थी। लेकिन अब ये नियम अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है, मतलब अब उस नासिक्य ध्वनि को आधी न लिखकर अनुस्वार के रूप में लिखा जाने लगा है, तब तक जब तक अंग के उच्चारण के तुरंत बाद भी कोई पंचमाक्षर ना आ रहा हो। तो आप इतना पक्का कर सकते हैं कि अगर अंग की साउंड के बाद शुरू की 5 पंक्तियों का कोई वर्ण आ रहा है जो कि खुद पंचमाक्षर नहीं है, मतलब क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ में से कोई भी वर्ण आ रहा है तो आप अनुस्वार का ही प्रयोग कर सकते हैं, आपकी वर्तनी शुद्ध ही रहेगी। उदाहरण देखिए, जो संस्कृत में प्रयुक्त होते थे पहले वो व्यंजन पहले से लिखे हुए हैं, अब जो परिवर्तित हो गए हैं वो है कंगन, ये पहले था, चंचल ये पहले था, डंडा ये पहले था, तंदुल ये पहले था, चंपक ये पहले था, पंकज ये पहले था, संचय ये पहले था, मंडलाकार ये पहले था, संदिग्ध ये पहले था, संभरण ये पहले था।
मैंने हर वर्ग की नासिक्य ध्वनि के 2 उदाहरण दे दिए हैं, जो कि पहले संस्कृत में या पहले हिंदी में आधा बनाकर लिखे जाते थे और अब अनुस्वार लिखा जाता है इसकी जगह। जब कोई पंचमाक्षर आधा होता है और उसके तुरंत बाद उस शब्द में कोई पंचमाक्षर ही आता है, चाहे वो उसी वर्ग का हो चाहे वो किसी और वर्ग का हो, तो पंचमाक्षर आधा ही लिखना पड़ता है। वहां पर अनुस्वार या शिरोबिंदु से काम नहीं चलता। ये एक छोटा सा पक्का नियम है। उदाहरण से देख लीजिए। दाईं ओर वो पंचमाक्षर लिखे हैं, जैसे अंग और म दोनों पंचमाक्षर हैं जिससे वांग्मय बना है। इसी तरीके से अक्षोण में ण 2 बार आया है जो पंचमाक्षर है। उन्नायक में न पंचमाक्षर 2 बार आया है, सम्मेलन में म 2 बार आया है। इसी तरीके से अजन्मा में न और म पंचमाक्षर है और सन्मार्ग में भी न और म, चिन्मयानंद में भी न और म और निम्न में म और न दोनों पंचमाक्षर हैं। तो इनकी शुद्ध वर्तनी अनुस्वार नहीं आधा वर्ण ही होगी। अगर अंग की ध्वनि के बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ रहा है, मतलब य, र, ल, व या श, श, स, ह आ रहा है, तो अगर शब्द की उत्पत्ति के समय उसमें अंग था मतलब अनुस्वार था तो अनुस्वार ही लगेगा, और अगर कोई आधा अक्षर था तो आधा अक्षर ही लगेगा। ये बात आप केवल उच्चारण के शुद्ध होने से ही समझ सकते हैं। जब आप सही उच्चारित करेंगे, सही प्रोनाउंस करेंगे, तभी आप इन शब्दों को सही ढंग से लिख पाएंगे। या फिर याद कर लीजिए अपने टाइम प्लान में शामिल करके रोज 1-1, 2-2 वर्तनी। अन्यत्र, सम्यक, पुण्यात्मा, अम्लान, समन्वय, कन्हैया। अब देखिए अनुस्वार के उदाहरण। संवर्धन, संश्लेषण, अनुशंसा, संरक्षणात्मक, किंकर्तव्य विमूढ़, नृशंस। अब आप देखेंगे कि अन्यत्र में न आधा प्रोनाउंस हो रहा है, उच्चारित हो रहा है, और संवर्धन में अंग की साउंड आ रही है। इसी तरीके से बाकी व्यंजनों में, बाकी शब्दों में भी ऐसा ही हो रहा है। सम्यक में आधा म, पुण्यात्मा में आधा ण, अम्लान में आधा म, समन्वय में आधा न, कन्हैया में आधा न प्रोनाउंस हो रहा है, उच्चारित हो रहा है। तो उच्चारण से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि कहां पर अनुस्वार है। संवर्धन अंग की साउंड आ रही है, संश्लेषण अंग की साउंड आ रही है। तो ये भी याद रखने का एक तरीका है। संयुक्त और द्वित्व में फर्क बस इतना सा है। जैसे ये 2 ब्लॉक्स जुड़े हैं ना, इधर वाला अलग कलर के हैं और इधर वाले सेम कलर के, वैसे ही संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन है जिसमें एक आधे व्यंजन के बाद कोई दूसरा पूरा व्यंजन आता है, और द्वित्व वे हैं जिनमें एक आधे व्यंजन के बाद दूसरा वही वाला पूरा व्यंजन आता है, जैसे ये और ये। कुछ उदाहरण देख लीजिए संयुक्त के, वर्तनी याद कर लीजिए। अशक्त, परित्यक्त, अप्सरा, ज्वर, स्वस्थ, आरोग्य, उद्भव, मुश्किल, गट्ठर, शब्दार्थ, बुढ़ा। देखिए सब में आधे के बाद जो पूरा वर्ण आ रहा है वो अलग है, वही नहीं है। अब देखिए थोड़े से द्वित्व व्यंजनों के उदाहरण। शक्कर, अब इसमें आधा का के बाद पूरा ही का आ रहा है। उत्तम, अप, उज्ज्वल, रस्सी, जग्गा, दद्दा, निशंक, दुपट्टा, डब्बा, उड्डयन। इन सब में जो आधा वर्ण है उसके बाद पूरा वर्ण वही है। तो आज हमने जो जो समझा उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं।
ये सभी आपके वैकल्पिक लघु और अति लघु उत्तरीय में काम आने वाले हैं। संयुक्त और द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं पूछा जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक स्वर क्यों नहीं है ये भी पूछा जाता है। और अनुस्वार और नासिक के ध्वनि के जो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों के नियम हैं कि कहाँ नासिक की ध्वनि आधी लगेगी और कहाँ अनुस्वार ही लगेगा, ये वर्तनी शुद्धकरों में काम आया करते हैं। उसके उदाहरण हैं वर्णमाला और वर्तनी। अल्फाबेट्स एंड स्पेलिंग्स के इस चैप्टर में पहला वीडियो आपने भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि फोनेटिक्स का देखा। उसके बाद हिंदी वर्णमाला की प्रामाणिक संख्या नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पर वीडियो देखा। उसके बाद स्वर और उनकी मात्राओं पर चर्चा हुई। उसके बाद व्यंजन, उनके उच्चारण स्थान और उनके वैज्ञानिक आधार पर बात हुई। इस वीडियो में संयुक्त और द्वित्व व्यंजन के साथ अनुस्वार और अनुनासिक पर चर्चा करने के बाद अगले वीडियो में रेफा और वर्तनी विच्छेद पर बात होगी। पिछले सभी वीडियोस के लिंक मैंने प्लेलिस्ट बना करके एंड स्क्रीन पर डाल दिए हैं और अगले वीडियो जिसमें रेफा और वर्तनी विच्छेद पर बात है उसके लिए मेरा ही नहीं कोई भी वीडियो चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, उपयोगी या मनोरंजक लगता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ उसे शेयर करना और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे, चलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब हंसते खेलते रहिए, लेकिन साथ ही सीखते भी रहिए।